बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो 301 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से, और हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने लगे हैं। लिहाजा लास्ट तक देखिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो एक ही वीडियो में कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें। तो हम लेसन नंबर 98 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ही आपके फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो शुरू होता है। जो मिड टर्म का सिलेबस है उससे तो 20% ही मैक्सिमम आएगा, और मोस्ट प्रॉबेबली वहाँ से आपको पेपर ना ही आए इस दफ़ा। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 98, एपीजेनेटिक्स। एपीजेनेटिक्स का मतलब है अबव दी जेनेटिक्स, जैसे उसका नाम से आपको पता चल रहा है। तो एपिजेनेटिक्स एक ऐसा ट्रेट है जो फिनोटिपिकली हेरिटेबल भी है और स्टेबल भी है। इसमें और म्यूटेशन में इतना फ़र्क होता है कि म्यूटेशन जो है वो डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर देता है, और एपिजेनेटिक्स जो है वो डीएनए सीक्वेंस को कुछ भी नहीं करता और क्रोमोसोम को बस चेंज करता है। तो एपिजेनेटिक्स जो है वो रिवर्सेबल है, क्योंकि वो डीएनए सीक्वेंस को चेंज नहीं कर रहा। इसकी 3 वजूहात है। पहली वजह है डीएनए मिथाइलेशन। अब ये डीएनए मिथाइलेशन क्या है? इसमें होता है कि कार्बन 5 जो होता है साइटोसिन रेसिड्यू का डीएनए में, वहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देते हैं। यह है डीएनए मिथाइलेशन। दूसरा है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन में हम 2 एंजाइम्स यूज़ करते हैं। एक है हिस्टोन एसिटाइल ले ट्रांसफरेज, और दूसरा है हिस्टोन डी एसिटाइलेज। तो ये 2 एंजाइम हम यूज़ करते हैं हिस्टोन मॉडिफिकेशन के लिए। हम क्या करते हैं, हिस्टोन जो है प्रोटीन, हिस्टोन एक्चुअली होता ये प्रोटीन होता है, और इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स, इसलिए इस पर प्लस साइन आ जाता है, और डीएनए पर होता है नेगेटिव साइन। तो इसलिए ये जेनेटिक मेकअप को सीक्वेंस में लाने के लिए इस्तेमाल होता है हिस्टोन। तो अगर हम इस हिस्टोन को मॉडिफाई कर दे फॉस्फोडाइस्टर टाइल के साथ या एसिराइल के साथ, तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो जाएगी और क्रोमोसोम में तब्दीली आ जाएगी। तीसरा है शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनएज, या एमआईआरएनएज भी हम कह सकते हैं इनको, नॉन कोडिंग आरएनएज भी हम इसको कह सकते हैं। ये भी प्रोटीन के को इनहिबिट कर देते हैं, प्रोटीन की ग्रोथ को, और इस तरह से क्रोमोसोम को अफेक्ट करते हैं, डीएनए सीक्वेंस को कुछ भी नहीं करते। तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, यहाँ पर दोबारा से उन चीज़ों को डिस्कस किया गया है, डीएनए मिथाइलेशन को और एपीजेनेटिक्स को डिस्कस किया गया, जो मैंने आपको भी बताया कि ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या होती है, और उसमें एसाइलेशन होती है, फॉस्फोराइलेशन होती है। इसके बाद हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या है और हिस्टोन क्या चीज़ है, और मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएस क्या होते हैं। अगले चैप्टर में भी इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया गया है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है। उसने कहा कि एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन के कुछ स्टेप्स हैं। साइटोसिन मिथाइलेशन जो हमने ऊपर उसको डिस्कस किया है कि कार्बन 5 पर अगर हम साइटोसिन के रेजिड्यू के कार्बन 5 पर अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा दें तो साइटोसिन मिथाइलेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, हिस्टोन क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि इसमें बहुत से अमाइनो एसिड्स होते हैं, और डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो ये जेनेटिक मेकअप को सीक्वेंस में लेकर आता है। तो हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। इसकी जो है वो 2 तरीके हम पढ़ेंगे इसको एक्टिवेट करने के। ये जो साइटोसिन मिथाइलेशन है ये आपके एपिजेनेटिक को जीन्स को एक्टिवेट करेगा, और ये जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन है ये साइलेंस करेगा। नॉन कोडिंग आरएनएज वही एसआईआरएनएज है, तो हम इनको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिथाइलेशन की, साइटोसिन मिथाइलेशन की। तो साइटोसिन मिथाइलेशन को अगर आप देखें तो उसने कहा है कि ये एक तो आपने याद रखना कि ये अपस्ट्रीम रीजन पर होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइटोसिन जो है वो अपस्ट्रीम पर होती है, जबकि हिस्टोन जो है वो होती है यहाँ पर नीचे, यानी जो लास्ट सीक्वेंस होता है वहाँ पर होती है हिस्टोन। ये लिखा हुआ है हमने एक्सटेंडेड टेल्स के ऊपर। तो ये फ़र्क है कि हिस्टोन जो है वो टेल्स के ऊपर मॉडिफिकेशन होती है हिस्टोन की, और जो साइटोसिन मिथाइलेशन है ये होती है प्रोमोटर रीजन्स पर, यानी अपस्ट्रीम रीजन्स पर। अब ये हिस्टोन क्या है मैंने आपको बता दिया है कि इनमें बहुत से बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है। और ये हिस्टोन जो है ये कैसे
ایسیٹائلیشن ہوگی इनकी, कैसे डी एसिटाइलेशन होगी, तो इनमें हम यहाँ पर 2 इंजाइम्स यूज़ करेंगे. अच्छा, जब पहले हिस्टोन एसिटाइल हो जाएगी तो क्रोमेटिन जो है वो ओपन हो जाएगा, और क्रोमेटिन ओपन होने की वजह से जीन जो है वो एक्टिव हो जाएगी. जबकि जब हिस्टोन हम डी एसिटाइलेट कर देंगे अपने दूसरे इंजाइम की मदद से, HADC की मदद से, तो क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाएगा और जीन्स जो है वो साइलेंस हो जाएगी. तो इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए, डी एसिटाइलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम एपीजेनेटिक्स को रिवर्स भी कर सकते हैं. तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इतना ख़तरनाक भी नहीं है. दूसरी चीज़ ये कि ये उम्र के साथ अपने फिनोटाइप शो करता है, यानी कम उम्र बच्चों में इसके इतने फिनोटिपिकल नहीं होंगे सिम्टम्स, लेकिन जैसे जैसे उम्र बड़ी होगी तो इसके सिम्टम्स भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे. हिस्टोन एसिटाइलेशन 2 एंजाइम्स मैंने आपको बता दिए थे, HAT यानी हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज और HDAC हिस्टोन डी एसिटाइलेज. और अब यहाँ पर हम बात करें एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन की, तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन जिसमें हमने बात की थी siRNA की, या फिर हमने miRNA कहा था, नॉन कोडिंग RNA. इनका काम होता है कि ये प्रोटीन कोडिंग RNA जो होते हैं उनको ये इनहिबिट कर देती है, उनकी ग्रोथ को, जिसकी वजह से क्रोमोसोम में तब्दीली आ जाती है. तो 3 मेन तरीके थे जिनको हमने डिस्कस किया, साइटोसिन मिथाइलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन और siRNAs. आप देखिए ये चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हैं. अब यहाँ पर सवाल है कि कॉमन एपिजेनेटिक रेगुलेटेड फिनोमिनास कौन कौन से हैं. पहला है सेलुलर डिफरेंशिएशन. सेलुलर डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो टोटीपोटेंट सेल है वो प्लोरीपोटेंट सेल बन जाते हैं एम्ब्रियो में, और जिसकी वजह से हम स्पेसिफिक लाइनेजेस में फ़र्क कर सकते हैं, क्योंकि जो टोटीपोटेंट है जब वो प्लोरीपोटेंट बन जाएंगे तो हम उनके जो स्पेसिफिक लाइनेजेस है उनमें हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे. दूसरा है एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन. इसमें क्या होता है कि फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो हम उसको इनहिबिटर की मदद से डाउन रेगुलेट कर देते हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन. इसके बाद है जीनोम इम्प्रिंटिंग. और जीनोम इम्प्रिंटिंग में ये होता है कि कुछ जीन्स जो है वो हम अपने मैटरनल जीनोम से लेते हैं, कुछ हम अपने फादर के जीनोम से लेते हैं. तो ये एस्टिमेट किया गया कि 40 ऐसे जीन्स हैं जिनको हम इम्प्रिंट कर सकते हैं डिफरेंट क्रोमोसोम पोजीशंस पर, डिफरेंट लोकाई पर. तो यह जेनेटिक इम्प्रिंटिंग. अब यहाँ एक डिसीज़ डिस्कस की गई है, फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम. एक आम बंदे के अंदर जो ये GCC जो रिपीटिंग है ये 6 से 50 दफ़ा होती है, तो FMR1 जीन पर, ठीक है. तो इसका कोई मसला नहीं है अगर इतनी दफ़ा हो, लेकिन अगर 200 CGG रिपीट हो रहे हैं या 50 से ज़्यादा हो रहे हैं तो एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम कहेंगे फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम. अब सवाल ये कि आइडेंटिकल ट्विन्स जो है, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने होते हैं, लेकिन दोनों एक साथ बीमार नहीं होते, ठीक है. दोनों के जो बीमारियां हैं वो डिफरेंट होती है, उनको वो ओवरकम कर लेते हैं. उसकी वजह ये कि वो आइडेंटिकल ट्विन्स सेम जाइगोट से बनते ज़रूर है, लेकिन और जब वो बच्चे होते हैं तो सेम इन्वायरमेंट भी उनको मिलती है, जिसकी वजह से उनके एपिजेनोमिक में बहुत कम वेरिएशन होती है. लेकिन जैसे जैसे वो अपनी इन्वायरमेंट उनकी डाइवर्ज होती है तो क्या होगा कि उनके अंदर एपिजेनेटिक टैग्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से एक बंदा जो बीमार होगा तो वो दूसरा जो है वो ठीक रहेगा. दोनों को सेम टाइम पर बीमारी नहीं होगी और दोनों जो है वो डिफरेंट एपिजेनेटिक टैग्स रखेंगे. एपिजेनेटिक्स को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तो एक ही इसकी टेक्निक है जो डिस्कस की गई है, सिर्फ उसका नाम. पहले ये कि क्योंकि ये क्रोमोसोम को अफेक्ट करता है इसलिए हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं. तो जो थेरेपी है उसका नाम है वोरिनोस्टैट, ठीक है. ये वोरिनोस्टैट क्या है, मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो डी एसिटाइलेज है इनहिबिटर, अगर हम उसको यूज़ करें तो जो हमारा होगा जीन होगा वो साइलेंट हो जाएगा और इसमें तब्दीली नहीं आएगी क्रोमोसोम में. तो ये है वोरिनोस्टैट. अगर आगे चलते हैं हम, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं एपिजेनेटिक्स में. एक तो है न्यूट्रिशन ऑफ मदर, दूसरी है स्ट्रेस हार्मोन्स जो मदर से अपने फीटस में जा सकती है, तीसरा है सोशल इंटरेक्शंस जो हम एक दूसरे से मिल मिलाव करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ है. इसके बाद जो हम डाइट हमारी और जो टॉक्सिन है, यहाँ देखिए मदर स्मोकिंग कर रही है तो ये 3 जनरेशन्स को उसका नुकसान हो रहा है, तो 3 जनरेशन में क्रोमोसोम में अफेक्ट आ रहा है, ठीक है. इसके बाद देखिए उसने कंक्लूजन में बताया है कि एपिजेनेटिक ट्रेट का मतलब है क्रोमोसोम में तब्दीली आना. ये हेरिटेबल फिनोटाइप है, स्टेबल फिनोटाइप है और इसमें DNA सीक्वेंस तब्दीली नहीं होती. DNA मिथाइलेशन
जो जीन को साइलेंस करेगा, और हिस्टोन एसिटाइलेशन जीन एक्टिवेशन करेगा, और तीसरा siRNA। ये 3 मेन कॉसेज है इसकी, और ये कैंसर तक, ये बीमारी जो है कैंसर भी हो सकता है अगर इसमें एरर आ जाए इन पैटर्न्स में। ऑलराइट, आगे चलते हैं हम कंक्लूजन को डिस्कस करने के बाद। अब हम बात करेंगे पेनिट्रेंस की और एक्सप्रेसिविटी की। ध्यान से सुनिएगा। पेनिट्रेंस का मतलब ये होता है कि एक ही पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स में एक अलील अपनी फिनोटाइप शो कर रहा है। यानी फ़र्ज़ करें अगर 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, 1000 में से अगर 600 लोगों में अलील फिनोटाइप शो कर रहा है तो ये 60% पेनिट्रेंस हो गई। अब एक्सप्रेसिविटी क्या होती है? एक्सप्रेसिविटी होती है कि जो फिनोटाइप शो हो रहा है अलील का, वो किस लेवल पे शो हो रहा है। क्या वो एक्सट्रीम लेवल पर शो हो रहा है, क्या वो लो लेवल पर शो हो रहा है, किस लेवल पर वो शो हो रहा है। अब होता ये कि पेनिट्रेंस सब में नहीं होती, यानी अलील सब में हो, और ज़रूरी नहीं कि सब के सब जो है उनमें सिम्टम्स भी आ जाएं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों में मॉडिफायर्स होते हैं, या एपिस्टेसिस होती है, सप्रेसर्स होते हैं, या उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनमें वो अलील जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं होता। और एक्सप्रेसिविटी जो मैंने आपको बताया वो ये था कि किस लेवल पर जो अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल में। तो ये जो एक्सप्रेसिविटी है ये एक एनालॉगस टर्म है सेवेरिटी के ख़िलाफ़ टर्म है, यूज़ हम कर सकते हैं इसको, सेवेरिटी और एक्सप्रेसिविटी। तो कंक्लूजन ये है कि जो जीन एक्सप्रेस जीन होगी उस पर इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस होगा और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होगा। पेनिट्रेंस की कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। पहली है कंप्लीट पेनिट्रेंस। इस केस में आपका जो अलील है वो कंप्लीट पेनिट्रेंस दिखाता है, सब के सब जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें सिम्टम्स फिर हमें नज़र आएगी बीमारी की। हाईली पेनिट्रेंट ये होता है कि अगर एक अलील किसी भी पॉपुलेशन में हाईली पेनिट्रेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों में एक्सप्रेसिव है, तो उसको हम कहेंगे हाईली पेनिट्रेंट। तीसरा है इनकम्प्लीट और रिड्यूस पेनिट्रेंस। अगर वो बिल्कुल ही रिड्यूस्ड है, बिल्कुल ही अलील अपनी फिनोटाइप शो नहीं कर रहा पॉपुलेशन में, तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। लो पेनिट्रेंस ये होता है कि अगर वो कभी कभार या बहुत थोड़ी सिम्टम्स को शो करे, तो इसको हम कहेंगे लो पेनिट्रेंस। अब ये एज रिलेटेड होती है पेनिट्रेंस। मैंने ये शुरू में बताया था आपको कि ये एज के साथ साथ आपको जो हेरिडिटरी डिसीज़ है इनके सिम्टम्स एज के साथ साथ बड़े होते जाएंगे। जैसे एक बीमारी के बारे में बताया गया है MEN1, यानी मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाजिया। ये 1 जो एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ये बच्चों में 7% होती है और 60 साल की उम्र के लोगों में 100% बीमारी होती है। तो ये देखिए, है तो ये हेरिडिटरी, होनी तो बच्चों में भी चाहिए थी, लेकिन उसके सिम्टम्स जो है वो एज के साथ शो हो गए। आगे चलते हैं हम 106 में, और हम इसमें बात करेंगे क्रोमोसोमल एबेरेशंस की। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन क्या होता है कि अगर आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या नंबर में कोई भी तब्दीली आ जाए तो उसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल एबेरेशन। तो 2 तरह की तब्दीलियाँ आ सकती है। पहली तब्दीली है न्यूमेरिकल नंबर की वजह से, तो ये मेयोसिस में अगर एरर आएगा तभी होगा, और दूसरी है स्ट्रक्चरल। ये मेयोसिस में भी या माइटोसिस में, दोनों में से किसी में भी अगर एरर आए तो स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ आ सकती है क्रोमोसोम में। तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया है कि 2 तरह की है, न्यूमेरिकल है और स्ट्रक्चरल है। न्यूमेरिकल जो है वो 2 तरह की है, क्या ऑटोसोमल, जिसकी वजह से बीमारी होगी डाउन सिंड्रोम 21 ट्रिपोसी जो बीमारी है, और दूसरी जो है हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं उन पर होगी, टर्नर सिंड्रोम आएगा यहाँ पर। जो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ है वो 4 तरह की है, डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है और ट्रांसलोकेशन है। और यहाँ से जो बीमारियाँ आएगी वो आएगी आपके ब्रेन की प्रॉब्लम्स आएगी और कंजेंशियल एब्नॉर्मलिटीज़ आपको आएगी। न्यूमेरिकल चेंजेस देख लेते हैं। एनियोप्लियोडी, यानी अगर कोई ए का मतलब होता है नॉट, कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा, हाइपोप्लियोडी और हाइपरप्लियोडी, यूप्लियोडी, मोनोप्लियोडी, डायप्लियोडी, पॉलीप्लियोडी, हम आगे जाके इनको डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल जो है वो ट्रांसलोकेशन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रांसलोकेशन है, डिलीशन है, डुप्लीकेशन है और इन्वर्जन है। ये क्रोमोसोम में तब्दीलियाँ आ रही है उसके स्ट्रक्चर में। और सेल लाइंस में जो है वो मोसाइसिज्म है। अब हम कुछ कैरियोटाइपिंग पढ़ेंगे कि किस तरह से आप किसी भी कैरियोटाइप को स्टडी कर सकते हैं, और आगे हम बीमारियां पढ़ेंगे जो हमने डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम।
تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ایک عام انسان میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں، اور اگر ایک میل کی بات کریں تو اس میں جو کروموسوم ہوگا وہ ہوگا ایکس وائی۔ اب یہ جو ایکس وائی کروموسوم ہے یہ کروموسوم کانسٹیٹیوشنز ہے، اور جو 46 ہے یہ کروموسوم نمبر ہے۔ ایک تو آپ نے اس کو آسانی سے یہ ریڈ کر لیا۔ اب اگر آپ یہاں دیکھیں اس کو آپ کیسے ریڈ کریں گے، 47 7XX + 21، تو یہ ہمارے پاس ہوگا 21 کا مطلب ہے، اور یہ ٹرائزومی 21 پر ہے، اور 47 یعنی یہاں پر ایک +1 زیادہ ہے، تو یہ ڈاؤن سنڈروم ہے، ٹرائسومی 21 ڈاؤن سنڈروم۔ دوسرا دیکھیں اس میں پھر ایک کم ہے، تو یہ پھر سنڈروم ہے، اور اس میں XXX سنڈروم ہے۔ یہ جو اس میں بھی 3 ہے لیکن یہ XXX نہیں ہے، یہ ہے ٹریپلیوڈی 69۔ اسی طرح سے آپ ان میں سے یہاں پر دیکھیں 46 ڈیلیشن، پہلے آپ بولیں گے ڈیلیشن ٹپ آف کروموسوم نمبر 5۔ آپ ان کو دیکھیے کس طرح سے ریڈ کیا جا سکتا ہے۔ ان کو کچھ بیماریاں ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کروموسوم ریجنز کو کس طرح سے ہم نے ڈیفائن کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ جو ہے وہ کروموسوم کو 2 آرمز میں ڈیوائڈ کر لیں گے۔ اوپر والا جو اسمال آرم ہے، شارٹ آرم ہے، اس کو ہم کہیں گے پی، اور جو لارج ہے اس کو ہم کہیں گے کیو۔ ریجن دیکھیں تو شارٹ آرم میں بھی 2 ہے 1 2، اور لانگ آرم جو آپ کا کیو ہے اس میں بھی 1 2 ہے۔ پھر بینڈ ہے 1 2 3، اور جو لانگ ہے اس میں 4 بینڈ ہے 1 2 3 4۔ اس کے بعد سب بینڈ ہے جو آپ نے ڈسکس کر لینے ہیں 1 2 3 4 5 اینڈ 5، اینڈ سملرلی ان دا ادر کیس۔ پھر دیکھیں اس کو اگر ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس والے بینڈ کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے کیو میں، اور پہلے والے میں ہے، پہلے کا پہلا ہے، اور پھر یہاں پر دوسرا ہے، تو ہم لکھیں گے Q11.2۔ اگر ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس والے کو، لاسٹ والے کو، تو ہم دیکھیں گے Q ہے 2 ہے، پھر Q ہے، پھر 4 ہے، پھر یہاں پر ہے 0.2۔ اس طرح سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، یہاں پر مزید ایلوبریٹ کر کے بتایا گیا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سائز کا پتہ چل جائے گا، سینٹرومیئر کی لوکیشن کا پتہ چل جائے گا، اور بینڈنگ پیٹرن کیا ہے اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، ہم وقت ضائع کیے بغیر ہم کچھ سنڈرومز ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ڈاؤن سنڈروم ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ نومیریکل پرابلمس کی وجہ سے ہوتا ہے، نومیریکل کروموسومل پرابلمس۔ ایڈورڈ سنڈروم ہے، پھر ہے پیٹووا سنڈروم ہے، یہ کامن نومیریکل نارملٹیز ہے۔ آپ ان کے نمبر یاد کر لیں، جیسے ڈاؤن سنڈروم 21 ہے، ایڈورڈ جو ہے وہ 18 ہے، پاٹو جو ہے وہ 13 ہے، یا جو بھی اس کی پروننسیشن ہے۔ 6 کروموسوم ابنارملٹیز میں ایک ٹرنر سنڈروم ہے 45X، اور ایک ہے کلائنفلٹر سنڈروم، اور جتنی بھی کروموسومل ابنارملٹیز ہیں وہ 69 کروموسوم ہی ہوتی ہے، ٹریپلوڈی ہم اس کو کہتے ہیں۔ ڈاؤن سنڈروم جو ہے وہ ٹرائسومی ہے 27، مطلب یا 21 مطلب 47 + 21، تو یہ بھی ایک 69 کروموسوم ٹریپلوڈی ہے، اور اس میں جو اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میٹرنل ایج ہے، اگر مدر کی ایج زیادہ ہے تو یہ ڈاؤن سنڈروم ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو آگے چلتے ہیں ہم، یہاں دیکھیں تو اس میں جو بیبی ہوگا اس کا جو فیس ہے وہ فلیٹ ہوگا، اس کے علاوہ اس کی مینٹل ریٹارڈیشن ہو جائے گی، اس کا جو بیک ہیڈ ہوگا وہ بھی فلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد اس کے جو پنجے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کریز ہوگے، اس کے اسکن کے اوپر پیٹرنز ہوگے، اسپیشل پیٹرنز۔ اس کے علاوہ جو اس کا انٹسٹائن ہے وہ بلاکیج ہوگا، ہرنیا اس کو ہو سکتی ہے، اب نارمل پیلوس ہوگا، اس کے جو انگوٹھے ہیں وہ بڑے بڑے ہوگے، اور انگلیوں میں کافی وقفہ ہوگا، اس کے جو دانت ہیں وہ بھی اب نارمل گرو کیے گئے ہوگے۔ تو یہ اس میں ساری اب نارملٹیز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے کان بھی دیکھیں تو اب نارمل ہے یہاں پر، تو یہ ڈاؤن سنڈروم کی کچھ علامات تھی۔ تو ڈاؤن سنڈروم کی یہاں پر انہوں نے لکھ کے بھی دکھایا ہوا ہے، تو یہ 21 کروموسوم میں دیکھیں تبدیلی آئی ہے۔ دوسرا دیکھیں ٹرنر سنڈروم ہے، یہ بھی ایک کامن ڈس آرڈر ہے ریلیٹیولی، جس کی وجہ جینیٹک مٹیریل میں تبدیلی ہے۔ یہ جو ہے یہ بیماری خواتین میں ہوتی ہے، ان کی جو علامات ہیں وہ یہ کہ ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے 143 سے 145 سینٹی میٹر، اوویرین فنکشن نہیں ہوتا، ہارمون امبیلنسز ہو جاتے ہیں، خاص طور پر تھائرائڈ کے اور ڈائبٹیز کے، یعنی اسلٹس آف لینگرہنز۔ اسٹریس اور ایموشنل ڈپریویشن ہوتی ہے، کڈنی، ہارٹ، لنگ، انٹسٹائن کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، بون ڈیسیزز ہو سکتی ہے، اور یاد ان کو پرابلم ہو سکتی ہے لرننگ میں، خاص طور پر میتھ یا کوئی بھی پزل پرابلمز جو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیماریاں جینیٹک ڈس آرڈر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہیریڈیٹری ہو، کچھ انوائرمنٹل وجوہات ابھی تک تو پتہ نہیں چلے سنڈروم کے،
लेकिन जो वुमेन टर्नर सिंड्रोम वाली होती है वो इनफर्टाइल होती है। तो अब हम बीमारी की बात करेंगे जो क्रोमोसोम नंबर की, ये भी क्रोमोसोम नंबर की वजह से हो रही है। अब कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ को देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ में क्रोमोसोम ब्रेकेज ये 4 तरह के हैं। एक तो है ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, इंसर्शन और इन्वर्जन। और अगर तो जो क्रोमोसोम कम्प्लीमेंट है वो कंप्लीट हो तो उस तरह के मटेरियल को हम कहेंगे ये बैलेंस्ड जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर वो इनकरेक्ट अमाउंट में हो तो उसको हम कहेंगे ये अनबैलेंस्ड जेनेटिक मटेरियल है। ये इसकी टाइप्स है रिंग क्रोमोसोम, आइसोक्रोमोसोम। इनको आप देख लें। अब यहाँ पर आप देखें तो ये इन्वर्जन हो रही, देखिए यहाँ ABCDEF है। इस केस में देखें तो AB, अब क्या हुआ है कि E जो है वो C की जगह पर आ गया है और यहाँ पर हो गई है इन्वर्जन। यहाँ पर देखिए D 2 दफ़ा आ गई है, ये हो गई है डुप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए इंसर्शन, C और D, ABCD हमने यहाँ पर एक चीज़ को और ऐड कर दिया है, ये है इंसर्शन। यहाँ पर हमने यहाँ से हमने C निकाल दिया है, ये हो गई है डिलीशन। और यहाँ पर देखिए ट्रांसलोकेशन को, तो ये नीचे से आप देखें कि ये IMNO की जगह यहाँ पर आ गया D और यहाँ D की जगह आ गया है O, तो ये हो गई है ट्रांसलोकेशन। तो ये 5 वजूहात है स्ट्रक्चरल चेंज होने की क्रोमोसोम की। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन की अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।